नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर में हमने देख लिया था, आई थिंक पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर में हमने कंप्लीट कर लिया था अपना मॉरल एंजाइटी तक। बिहेवियरल मॉडल में मैंने आपको बताया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें याद रखना है कि ये मॉडल किसने दिया है, JB वॉटसन ने हमें ये मॉडल दिया है। कॉग्निटिव मॉडल अगेन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये इतना ही बताया गया है इस मॉडल में कि आप कैसे चीज़ों को देखते हो, मतलब आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है, उस बेसिस पर ये कॉग्निटिव मॉडल बनाया गया है। जैसे कि आपका जिस तरह का माइंडसेट होगा आप उसी तरह की चीज़ों पे अटेंशन दोगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ों का आपने अटेंशन दिया है और वो किस तरह से आपकी मेमोरी में सेव्ड है, अगर कोई चीज़ काफ़ी नेगेटिवली आपकी मेमोरी में सेव्ड है तो वो नेगेटिव इमोशन रिलीज़ करेगी, कोई पॉजिटिवली सेव्ड है तो वो पॉजिटिव चीज़ों को एग्जिबिट करेगी, राइट। जैसे कि अगर जो कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं, तो ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट्स में जनरली हम देखेंगे काफ़ी नेगेटिव मेमोरी है, ओके, तो इसी को कहते हैं मेमोरी। तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। देखो, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ पैराग्राफ नंबर 2, सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी। सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी कहती है कि आपकी थिंकिंग आपके बारे में, खुद के बारे में कैसी है, उस हिसाब से भी आपका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो खुद को लेके काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, काफ़ी अप्रोचफुल होते हैं, तो ऐसे लोगों का बिहेवियर खुद को लेके और उनके सराउंडिंग में लेकर उन काफ़ी अच्छा बिहेवियर रहेगा। अगर आप खुद के बारे में काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं, आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं खुद के बारे में, तो ये आपकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेगा। वहीं अगर आपको खुद को लेकर बहुत डाउटफुल रहते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस लो जाएगी, आपका जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी लो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। अब है कॉजेज ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर। कॉजेज ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर है सबसे पहला बायोलॉजिकल कॉजेज। बायोलॉजिकल कॉजेज सेम टू सेम है जो हमने आगे देखा था, पेज नंबर 78 पे जो हमने देखा था बायोलॉजिकल मॉडल, सेम टू सेम है, बस थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे है। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा दी गई है, दैट इज़ डाउन सिंड्रोम। वेल, बायोलॉजिकल कॉजेज जो हैं वो कभी भी पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ रियोप्टिक, ठीक है। रियोप्टिक मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जाने की बजाय वापस से सेम न्यूरॉन पर वापस आ जाता है तो उसी को कहते हैं रियोप्टिक। अब इसका मतलब समझो, जैसे कि आप सब लोग 5-6 लोगों को मैं चेन में खड़ा कर दूं, ठीक है, पहले इंसान को मैंने कुछ कहा अब, और आपको मैसेज ट्रांसफ़र करवाना है लास्ट पर्सन तक, तो अब क्या होगा, पहला इंसान दूसरे को कहेगा, दूसरा तीसरे को कहेगा, तीसरा चौथे को कहेगा, और ऐसे करते करते लास्ट पर्सन तक हमारा मैसेज पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि पहला इंसान जो है उसको मैंने बता दिया, लेकिन वो दूसरे को बताने की बजाय खुद को ही वो मैसेज खुद तक ही रख रहा है, वो आगे उसे पास ही नहीं कर रहा है, तो क्या लास्ट वाले इंसान को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। सिमिलरली सेल्स में भी ऐसा ही होता है कि सेल्स की एक पूरी चेन होती है, तो इंस्टेड कि वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करें तो वो सेल्स क्या करते हैं, वो आगे मैसेज ट्रांसफ़र ही नहीं करते हैं, वो मैसेज वापस से पहले सेल के पास ही आ जाता है, तो उसे कहते हैं रियोप्टिक। अब दूसरा है साइको सोशल कॉजेज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। साइको सोशल कॉजेज़ क्या होता है, हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन एक्सपीरियंस की वजह से भी एक पर्सन में अबनॉर्मल बिहेवियर आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे ने बचपन में ही बहुत ज़्यादा ट्रॉमा झेला है, या तो फिर बहुत ज़्यादा उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, इमोशनली अब्यूज़ किया गया, वर्ल्डली अब्यूज़ किया गया, तो ऐसे बच्चों को जब वो बड़े होंगे तो आप उनका बिहेवियर देखना बाकी लोगों के कंपेयर में काफ़ी नेगेटिव होगा। उनका लाइफ को लेके जो थिंकिंग है वो काफ़ी नेगेटिव होगी, उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, राइट। तो आपका बचपन कैसा गुजरा है या आपके लाइफ के इंसिडेंट्स कैसे हो रहे हैं, उस बेसिस पर भी हमारा बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन होता है, ठीक है। अगर लेट्स से आपका रिसेंट में डाइवोर्स हो गया है, या फिर आपके पेरेंट्स का बिहेवियर आपको लेके काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, आपके पेरेंट्स ने आपके बचपन में नीड सेटिस्फाई नहीं की है, आपको फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है, तो ऐसी कंडीशन में जो एक पर्सन का बिहेवियर है वो बुरा हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर डिसऑर्डर का जो बेस है वो कहीं ना कहीं हमारे बचपन में ही होता है, ठीक है। बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए होते हैं जिसकी वजह से हम आगे आने वाली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स झेलते हैं। तीसरा है सोशो कल्चर कॉजेस, मतलब हम कैसे कल्चर में रहते हैं, हमारा सोसाइटी कैसा है,
ठीक है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। देखो साइको सोशल और सोशियो कल्चर में कंफ्यूज मत होना। साइको सोशल मतलब हमारी फैमिली के रिलेटेड, सोशियो कल्चर में आता है जो हमारा कल्चर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा रिलीजन कौन सा है, हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम कौन से एरिया में रहते हैं, हम नदन में रहते हैं, सदन में रहते हैं, हम खाना क्या खाते हैं, ये सब आता है सोशियो कल्चर में। तो जिस तरह के कल्चर में, जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, उससे भी हमारा बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, ये सब बहुत ईजी है। वेल सोशियो कल्चर पूछा नहीं जाता है, साइको सोशियो कॉजेज जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी अब रीड कर लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके, अब है मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे हमें थोड़ा याद रखना है। सबसे पहला है एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर। एंजाइटी आज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो लोगों को हो जाती है। अब एंजाइटी जो है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। सबसे पहला जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, इसे एक एक करके हम समझेंगे। दूसरा है फोबिया और तीसरा है ओसीडी, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर को फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी भी कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर पूछा जाता है। ओके, अब एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो आप देखेंगे ऐसे लोगों में ज़्यादा है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। क्यों डेवलप्ड कंट्रीज़ में? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में काम का प्रेशर ज़्यादा रहता है, लोग काफ़ी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जीते हैं, इसकी वजह से उन्हें एंजाइटी हो जाती है। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में लोगों को आम जिंदगी की चीज़ें जो हो सकता है बाकी लोगों के लिए काफ़ी नॉर्मल हो, लेकिन जो पर्सन एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहा है ऐसे इंसान के लिए वो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी डरावनी हो सकती हैं। एंजाइटी में क्या होता है कि इंसान को घबराहट होने लगती है, एकदम रैंडम थॉट्स पे घबराहट होने लगती है, कि उसे कोई भी थॉट आया अब उसे घबराहट होने लगेगी उस चीज़ पर, तो उसे कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। देखो जनरलाइज जो भी ये डिसऑर्डर्स हैं आपको ये पता होना चाहिए कि वो डिसऑर्डर क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, और ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, ओसीडी, ये सब पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो चुका है थोड़ा। ठीक है, अब कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एंजाइटी रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एक्टिविटी और एपिसोड एटलीस्ट फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पे एक पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है किसी भी टॉपिक को लेके, कोई भी एक्टिविटी को लेके, या कोई भी ऐसा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उनके लाइफ में हो गया, तो ऐसी चीज़ों को लेकर एक पर्सन को एंजाइटी हो सकती है। यहाँ पे एक पर्सन खुद की एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, द पर्सन लैक ऑफ कंट्रोल ऑन हिज और हर ओन एंजाइटी। अब ये नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपको बुक में, इसमें से कोई भी अगर 3 चीज़ें भी हैं तो हम देख सकते हैं कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। सबसे पहला है गेटिंग टायर्ड इजीली। वो पर्सन जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा काम करेगा, थोड़ा सा वॉक भी करके आएगा तो वो थक जाएगा। ठीक है, उसका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। क्यों कंसंट्रेशन? क्योंकि ऐसे एंजाइटी डिसऑर्डर में सेम टाइप ऑफ थॉट्स बार बार आते हैं, और वो थॉट्स की वजह से पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है। फिजिकल रेस्टलेसनेस, मतलब वो आराम नहीं कर पाएगा, बॉडी कहीं ना कहीं हलचल रहती है, या तो वो पैरों को मूव करता रहेगा या हाथों को मूव करता रहेगा। एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि कुछ अगर आप उसे कुछ भी कह दोगे ना तो वो समझ ही नहीं पाएगा उस चीज़ को, या उसको बहुत जल्दी बुरा लग जाएगा उस चीज़ का, क्योंकि वो ऑलरेडी एंजाइटी से गुजर रहा है, वो इमोशनली काफ़ी लैक कर रहा है, काफ़ी घबराया हुआ है, काफ़ी डरा हुआ इंसान है। और ऐसे कंडीशन में आप उसे कुछ भी करोगे ना तो वो उसको बुरा लग जाएगा, या तो फिर वो बहुत इमोशनल हो सकता है। मस्कुलर टेंशन यानी कि बॉडी पेन हो सकता है, उसे मसल्स में काफ़ी पेन हो सकता है, या तो स्लीप डिस्टर्बेंस यानी कि वो बहुत ज़्यादा सोने लग जाएगा, या तो बिल्कुल ही नींद नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा एक इंसान क्यों सोता है, ये आप देखेंगे सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें स्लीप डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? देखो, जब एक पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है तो उस एंजाइटी से बचने के लिए, उस एंजाइटी को दूर करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोते हैं, कि जब हम सोएंगे तो एंजाइटल थॉट नहीं आते हैं। ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा सोने लगेगा वो, या तो बिल्कुल ही नींद नहीं आएगी, क्योंकि इतनी घबराहट हो रही है तो शायद उसे नींद ही ना आए। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इसमें से कोई आप 3 या 4 सिम्टम्स भी याद कर लेना तो वो इनफ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होती है तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है। ठीक है, उन्हें डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी ब्रीथिंग जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, मतलब वो डीप ब्रीथिंग नहीं कर पाते, हार्ट रेट बढ़ जाती है, बॉडी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है लोगों में। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन, लैक ऑफ कंट्रोल, यानी कि खुद के थॉट्स पर ही कंट्रोल नहीं रहता, उस टाइम पे पता ही नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, स्लीपलेसनेस हो सकती है वो इंसान, या तो उसको डेथ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है। ठीक है, तो एंजाइटी काफ़ी आम प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, दूसरा है फोबिया। फोबिया होता है एक्सेसिव डर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिफ्ट
का एग्जाम्पल लेते हैं तो कुछ लोगों को लिफ्ट का फोबिया होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम लिफ्ट में जाएंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। मेरे एक अंकल हैं, उन्हें फोबिया है ट्रेन में बैठने का। अगर वो ट्रेन में बैठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्या पता ये ट्रेन फट जाए, ये ट्रेन बिल्कुल ही इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, आई विल डाई एट दिस मोमेंट। तो उन्हें ट्रेन का फोबिया है। तो फोबिया मतलब फियर, और वो जो फियर एक्सेसिव हो जाता है, हम जब उस फियर को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, उसे कहते हैं फोबिया। ठीक है। अब फोबिया 3 टाइप के होते हैं। स्पेसिफिक फोबिया, जैसे मैंने मेरे अंकल का एग्जांपल दिया, उन्हें स्पेसिफिक फोबिया है, उन्हें ट्रेन का फोबिया है। फिर कुछ लोगों को फोबिया हो सकता है एनिमल्स का फोबिया हो सकता है, कुछ लोगों को नेचुरल एनवायरनमेंट का फोबिया हो सकता है। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब अगर वो बहुत हाइट पे चले जाएंगे या पानी के पास चले जाएंगे तो उन्हें डर लगता है। कुछ लोगों को ब्लड का फोबिया होता है कि अगर वो ब्लड देख लेते हैं तो उन्हें घबराहट होने लगती है। फिर सिचुएशन टाइप की ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाती है, जैसे लिफ्ट यूज़ करना, एस्केलेटर यूज़ करना, या फिर प्लेन या रेलवे में ट्रैवल करना। फिर कुछ और भी टाइप के फोबिया हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ बच्चों को फोबिया होता है कि अगर ये बलून फूट जाएगा, ठीक है, तो फिर मेरी डेथ हो सकती है। ठीक है। ये अभी हमें यह सुनने में बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगता है, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। दूसरा है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया को हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन जो है वो सोशलाइज करने में, यानी कि लोगों से बात करने में काफ़ी ज़्यादा घबराता है, उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, उसे ऐसा लगता है कि लोग मुझे इन्फीरियर काउंट करेंगे, लोग मुझे जज करेंगे। इसके लिए इस डर की वजह से वो लोगों से बात नहीं कर पाता है। जब भी लोग अगर एक पर्सन जो जाएगा जिससे सोशल फोबिया है, अगर वो गैदरिंग्स में जाएगा या बहुत सारे लोगों के बीच में जाएगा तो उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगेगी, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उससे चक्कर आ सकते हैं। ठीक है। उसे काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस फील हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि यार सब खत्म हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे या लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा जज करेंगे। इसकी वजह से एक पर्सन जो है वो सोशलाइज नहीं करता है, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। तीसरा है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया पूछा जाता है तो आप इसे देख लीजिएगा। अगोराफोबिया में क्या होता है, एक पर्सन को ऐसा डर लगता है कि अगर मैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा ना तो मुझे कोई हेल्प आउट नहीं करेगा। ठीक है। वापस से सुनो, अगर मैं किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गया तो मुझे कोई हेल्प आउट नहीं करेगा, ऐसा एक इंसान को डर लगता है। इसके लिए वो अपने घर से कहीं बाहर निकलते ही नहीं है। अब वो कोई भी प्लेस हो सकती है, वो किसी के लिए उसका घर हो सकता है, किसी के लिए उसका रूम हो सकता है। तो जहाँ पे वो सेफ़ फील करते हैं उस एरिया से वो बाहर निकलेंगे ही नहीं, पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे ही नहीं, या अपने घर से बाहर निकलना ही वो प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है। अब कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को लगता है कि यहाँ पर मुझे खतरा हो सकता है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया। उन्हें लगता है कि अगर यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई तो मुझे कोई हेल्प ही नहीं करेगा। दूसरा है पार्किंग लॉट्स, मार्केट है। तीसरा है क्लोज्ड प्लेसेस लाइक शॉप, सिनेमा, अगर वो किसी क्यू में खड़े हैं, किसी लाइन में खड़े हैं, या फिर अगर उन्हें घर के बाहर अकेले जाना है, तो ऐसे सिचुएशन में इंसान को काफ़ी ज़्यादा डर लग सकता है। अगोराफोबिया बहुत सिंपल है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई ना तो कोई मुझे हेल्प ही नहीं करेगा, इसके लिए वो कहीं जाते ही नहीं है। ठीक है। इसके लिए वो अपने घर में ही रहते हैं या ऐसी ही जगह पे रहते हैं जहाँ पे वो सेफ फील करते हैं। तीसरा है ओसीडी, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये हर साल पूछा जाता है। ओसीडी 2 लेवल पे हो सकता है, एक तो है थॉट्स के लेवल पे और दूसरा है एक्शन के लेवल पे। थॉट्स के लेवल पे क्या होता है कि एक पर्सन को सेम ही थॉट बार बार आते हैं कि या तो मेरी डेथ हो जाएगी, या तो मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरी रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि उन्हें डरावने थॉट्स बार बार आते रहते हैं। और दूसरा है एक्शन के लेवल पे, यानी कि एक पर्सन जो एक ही चीज़ बार बार करता रहता है। ठीक है। या तो वो अपने हाथ बार बार धोता रहेगा, उसे ऐसा लगेगा कि ये जर्म्स है मेरे हाथ में और इसकी वजह से मेरी डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो वो अपने हाथ बार बार धोता रहेगा, या तो फिर वो लाइट बार बार बंद चालू करता रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा सफाई करता रहेगा, या तो फिर क्या हो सकता है दूसरा, वो अपना जो ताला यानी लॉक जो होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा फोबिया होता है या ऐसा ओसीडी होता है, उन्हें लगता है कि अगर मेरे गेट का लॉक खुला रह गया तो पक्का मेरे घर में कोई चोर आ जाएगा और मुझे मार देगा। ठीक है। तो ये भी एक टाइप का ओसीडी है, ये भी टाइप का एक मेंटल डिसऑर्डर है, जहाँ पे वो बार बार अपने घर का गेट लॉक करता रहेगा या स्विच ऑन ऑफ करता रहेगा।
ठीक है। तो इसे कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और यहाँ पे एक पर्सन अपने थॉट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर उसके हाथ पे ऐसा लगा कि मेरे हाथ पे बहुत सारे जर्म्स हो गए हैं, तो उसे ऐसा लगने लगेगा कि यार ये जर्म्स की वजह से तो मेरी डेथ हो जाएगी, तो बार बार हाथ धोता रहेगा। अगर वो हाथ नहीं धो पा रहा है तो इस सिचुएशन में उसे घबराहट होने लगेगी कि मैं हाथ नहीं धो पा रहा हूँ, मेरे हाथ पे जर्म्स लग गए हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं OCD। इसे याद कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, ये पूछा जाता है। दूसरा है मूड डिसऑर्डर। वेल, मूड डिसऑर्डर पूछा नहीं जाता है, बट ये पूछा जाएगा कि मूड डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। तो बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2 ये हम याद रखेंगे। बाइपोलर 1 में क्या होता है, एक पर्सन का मूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है, फिर इंस्टेंटली वो खुश हो जाएगा, फिर वापस डिप्रेशन में चला जाएगा, वापस खुश हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब उसका मूड काफ़ी ज़्यादा स्विच होता रहता है। बाइपोलर 2 जो है वो बाइपोलर 1 की ही कंडीशन है, लेकिन ये कंडीशन जब थोड़ी एक्सट्रीम हो जाती है। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं। ये सब बहुत इजी है, एक बार रीड कर लेना, या तो फिर एक बार यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च कर लेना जिसमें लाइव वो आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, तो फिर ऐसे आप चैप्टर को कवर कर सकते हैं। अब खाली 2 ही पॉइंट बाकी हैं, दैट इज़ डिसलेक्सिया एंड ADHD, और फिर मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगी।